गाय है आपके पास? सर 2 गाय है, साहिवाल और एक देसी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आप बताइए। तो मैं काम सर खेती कोई अभी मतलब इस तरीके से नहीं होती है, ये रासायनिक तरीके से होती गाय है तो है। नहीं सर। चलिए ठीक, आप बताइए। गोपालन है आपके घर? तो भैंस है। चलिए बताइए दीदी आप। मेरा नाम पूनम है और मैं कारागार से आई हूँ। हमारे पास 5 बीघा खेती है, लेकिन अभी रासायनिक तरीके से खेती और होती गाय वगैरह है है। आपके? हाँ, एक गाय है। एक गाय। चलिए ठीक, आप बताइए। मेरा नाम क्रांति है, मैं सरपंचा ग्राम की रहने वाली हूँ और मेरे पास सर 5 बीघा खेती है और चलिए ठीक है। देखिए, ये शुरू में लिख दिया गया है प्राकृतिक कृषि, है ना? एक देसी गाय 30 एकड़ खेती मतलब 50 बीघा। तो प्राकृतिक कृषि लिखा गया है तो हमको सबसे पहले प्रकृति के बारे में जानना जरूरी है कि वास्तव में प्राकृतिक कृषि क्या होती है। अभी एक दीदी ने सवाल किया था प्राकृतिक कृषि कौन क्या किया था हमसे, तो इसको समझना जरूरी है कि प्राकृतिक कृषि क्या होती है। प्राकृतिक कृषि मतलब ईश्वरीय खेती, आध्यात्मिक खेती, जो ईश्वर की संरचना प्रकृति है। पहले ईश्वर ने प्रकृति को बनाया है यहाँ पे, तब जाके सारे जीव जंतुओं को भेजा कि जाइए मैं आपकी व्यवस्था बना दिया हूँ और आप लोग घर बनाइए और आपके लिए अनाज है, आपके लिए सारी व्यवस्था। तो पहले प्रकृति की संरचना किया। तो ईश्वर मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब ईश्वर। तो प्राकृतिक खेती वो है कि जो हम ईश्वर के अनुरूप करते हैं। प्राकृतिक खेती वह खेती है जो हम ईश्वर के अनुरूप करते हैं, जो ईश्वर की मंशा है, जो उसकी व्यवस्था है, जो उसका संविधान है, हम उसी को करते हैं। आज 50-60 साल से हम लोगों ने उसकी बगावत किया है रासायनिक डाल के, प्रकृति के एकदम विरुद्ध में। जब जब हम प्रकृति से दूर जाएंगे तब तब हमको तकलीफ होगी। अब आज ये दशा है कि इतने ज्यादा लोग जो बीमार पड़ रहे हैं, कैंसर के, डायबिटीज के, सारे अस्पताल ही खुलते चले जा रहे हैं। बनारस में तो मैं गया था, समझ लीजिए कितने अस्पताल खुले हैं। तो मरीज जहाँ ज्यादा वहाँ ज्यादा अस्पताल, कितने कितने दूर के लोग जाते हैं। तो प्रकृति के बारे में आप समझिए कि प्राकृतिक खेती वही है जो प्रकृति के मंशा के अनुरूप होती है, जो प्रकृति चाहती है, जो भगवान चाहता है, वही खेती हमको करना, उसके विरुद्ध नहीं करना। और प्रकृति ही सब कुछ करती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। न आपको जुताई करना है, न आपको ये जो है बीज वाला काम करना, बीज का केवल संकलन करना है, न आपको खाद की व्यवस्था करना है। सारी व्यवस्था प्रकृति करेगी, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन में है उसको यूज करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको ना? जो प्रकृति की व्यवस्था में है उसको आपको लेके चलना है, क्योंकि आप ही के लिए वो व्यवस्था बनाई गई है। तो इसमें प्राकृतिक व्यवस्था में हमको प्रकृति ने गौ माता दिया है। ये 4 माताओं में एक हमको गौ माता भी है। 4 माता कौन सी है? धरती माता, गौ माता, जल देने वाली माता और राष्ट्र माता। तो ये 4 माताओं में हमको गौ माता भी मिली है। तो गौ माता जो है वही संसाधन हमको प्रकृति ने आज नहीं, ये भगवान कृष्ण के जमाने से, ऋषियों मुनियों के जमाने से, वेद शास्त्रों में हर जगह गाय का वर्णन हुआ है। वो शुरू से है, शुरू से हमको प्रकृति ने दिया, उसी के भरोसे हमको जिंदा रहना है। वो हमारे जीने का सहारा है, हमारी पूरी व्यवस्था है। ईश्वर ने हमको पूरी व्यवस्था गाय में दिया है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो गाय में न मिल जाए। जैसे कोई बीमारी आपको लगी है, आज समय कम है, आप अगले दिन जब हमारा प्रोग्राम लगवाएंगे तो दूध से
बीमारी ठीक होती है वो लिखाऊंगा, दही से कितनी बीमारी ठीक होती वो लिखाऊंगा, मंठे से कितनी बीमारी ठीक होती वो लिखाऊंगा, और गोमूत्र से तो 450 बीमारियां ठीक होती है। ये सारी चीजें एक एक पॉइंट करके मैं लिखाऊंगा। पौधों से संबंधित बता रहे हैं मनुष्य? हाँ? ये बीमारी जो है खेती से संबंधित बता रहे हैं मनुष्य? मनुष्य से संबंधित, यही तो कह रहा हूँ कि ये हमको कृषि, देखिए कृषि अधूरी है जब तक गोपालन नहीं है। अगर किसी किसान के पास गाय नहीं है तो वो किसानी नहीं कर सकता। बिना गाय के कृषि असंभव है। तो कृषि, गाय और आयुर्वेद, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? पढ़े लिखे हैं इसलिए ये बातें मैं बोल रहा हूँ। जहाँ कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहां तो सीधे सीधे बोलता चला जाता हूँ, किसी समझ नहीं आएगा। तो हमको कृषि, गाय और आयुर्वेद, मतलब हम कृषि करेंगे, जहर मुक्त अनाज हमको मिलेगा, हम गाय से हमको दूध दही घी मिलेगा, और उसी के प्रोडक्ट से हमको जो है हमारा इलाज होगा। समझ गए आप लोग? सर एक बार वो रोग वाला कैसे बता दीजिए, कैसे कैसे रोग निवारण है, मतलब कितना रोग खेती करने से आपको दूर होते हैं, जो अभी बताया 150, 200, 400। ये तो आप उसमें क्या, अभी तो हम कुछ नहीं बताया, आपको ये बता रहे थे कि जो मैं एक सर बता रहे थे तो अपना मोटो रख रहे थे कि नहीं हाँ। इतने बीमारियां जो है ये सब सारा पढ़ाने में हाँ। पूरा एक दिन लगेगा। गाय एक लाइन में सर बता दीजिए, नोट करेंगे। हाँ। दोहरा दीजिए सर। इसके आप लिखिए, गाय के दूध से, गाय के दही से, मंठा से, गोमूत्र से और गोबर से अनेकों बीमारियां ठीक होती हैं। बस आज इतने हम आपको बता रहे हैं। दो एग्जाम्पल, हाँ? एक दो एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे आप गाय के पास चले जाइए, आप उसको ऐसे सहला देंगे ऊपर से तो ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा। दूध में एक कटोरी दही में एक प्याज आप अगर उसको रस डाल देंगे, उसको पीस के उसको छान के डाल देंगे और आप पी लीजिए तो आपको लोभ जिंदगी में नहीं लगेगी। ये जो भी आप प्रोडक्ट गाय का लेंगे वो प्रोडक्ट आपकी जड़ से बीमारी खत्म करेगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीज है। कोई बच्चा जो है या किसी का नाक बहुत बोलती हो सोने पर, 2 बूंद उसकी नाक में एक बूंद डाल दीजिए, बंद हो, कभी नहीं उसको होगा। देसी घी एक बूंद नाक में डाल दीजिए, जो बहुत खर्राटे मार रहा हो उसकी नाक बंद हो जाएगी, वो नहीं होगा। समझ रहे हैं? गोमूत्र, देसी गाय का गोमूत्र डेली 2 चम्मच 1 कप पानी मिला के आप पीजिए, कभी आपको कोई रोग नहीं हो, और पूरे परिवार को पीना चाहिए। मैं कभी कभी जब ताजा रोकता हूँ तो पी लेता हूँ। जैसे मेरी गाय जो है ऐसी है, 2-3 गाय है हमारे पास, कि देखने पर जाएंगे तो वो गले लग जाती है हमारे। जैसे हम बुलाएंगे, एक का नाम झलरी है, जैसे हम बुलाएंगे तो ऐसे वो आके एकदम से उठा के सर अपना हमारे कंधे पर रख देती है। तो इतना उनको जानकारी, इतना उनको प्यार है। और एक गाय का जो लक्ष्मी नाम रखते हैं उसको बुलाते हैं तो आके पैर चाटने लगते हैं, तुरंत आएगी पैर चाटने लगेगी। इतना उनके पास दिमाग है। वो दिमाग दूध के माध्यम से, अमृत जो होता है दूध, वो हमको हमारे शरीर में आता है, वो हमारे शरीर में होता है, सब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इस तरीके से बहुत घटक है गोमूत्र के, हम बताएंगे आगे आपको। और इसका एक कीट नियंत्रण भी बनता है। जैसे आप 100 ग्राम गोइठी का भस्मा ले लीजिए, 100 ग्राम राखी, 100 ग्राम गोइठी की राख लिख लीजिए, ये बहुत अच्छी चीज है। 100 ग्राम देसी वो गोबर की राख, देसी गाय के गोबर के गोइठी की राख, और 1 लीटर देसी गाय का गोमूत्र, हाँ 1 लीटर देसी गाय का गोमूत्र। आप इसको 14 लीटर पानी में, जो टंकी होती है आजकल स्प्रे करने वाली, उसमें इसको डाल दीजिए और इसको जो है स्प्रे कर दीजिए। 5-6 विश्व में सिर्फ स्प्रे होगी है, 4 विश्व में। तो इससे आपका कोई कीट नहीं लगेगा, और दूसरी बात उस फसल को सल्फर भी मिलेगा। 2 चीजें होंगी।
आप क्या करिए, ये इसकी कंडा आप होता है गाय का, आप उसको जला दीजिए, सूख जाए तो कंडा ऐसे पड़े रहने दीजिए। आप पानी जो लेते हैं किसी बाल्टी में या किसी टब में, आप उसमें डाल दीजिए और उसको छान के पीजिए। उससे ऑक्सीजन भी आपकी बढ़ती है, ऑक्सीजन मिलती है और पानी शुद्ध हो जाता है। सारे घरेलू नुस्खे हैं, आपको लिखना पड़ेगा, इसके लिए मैं एक दिन पूरा समय मुझे चाहिए, तब समय लिखाऊंगा। तो आते हैं अपने मुख्य बिंदु पे। ये जो है हमको इस प्राकृतिक कृषि में सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हमारे ये गुरु जी हैं सुभाष पालेकर जी, इनका घर अमरावती है और इनसे मैंने प्रशिक्षण लिया, इनकी यात्रा शिविर लिया और इनकी किताबें मंगवाई। ये सारा काम मैं इनसे सीखा हूँ, बराबर इनका यूट्यूब देखता रहता हूँ और वही चीज़ मैं 6-7 साल से जो अपने प्रैक्टिकली कर रहा हूँ अपने जमीन पे, वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये अमरावती के हैं हमारे गुरु जी और ये इस समय पूरे विश्व में इनकी खेती हो रही है। भारतवर्ष में इस समय 50 लाख किसान कर रहे हैं, कम से कम 50 लाख कर रहे हैं। तो हमको प्राकृतिक कृषि, सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि करने के लिए एक देसी गाय की जरूरत पड़ती है। देसी गाय है क्या, जैसे हम देसी शब्द अपने मुख पे लाते हैं तैसे तुरंत लोगों को मनवाई जाती है देसी गाय दूध नहीं देती, लेकिन देसी का मतलब अपना देश। अपने देश में जितनी प्रजातियां हैं, भारतीय गोवंश, भारत में जितनी गोवंश हैं उनमें से कोई एक, तो भारत में 44 प्रजातियां हैं, हर एक प्रदेश में एक एक दो प्रजाति है गाय की। तो अब तो बहुत हैं, गिर भी अपने उत्तर प्रदेश में है, साहिवाल भी हैं, थारपारकर भी हैं, काकरेज है, रेड सिंधी, क्योंकि सीमेंट इधर से उधर आते रहे और वो संवर्धन होता रहा। तो जो है यहाँ पे अपने यहाँ की फेमस गाय है वो गंगा तेरी, जो 1 से 1.5 लीटर दूध देती है, उनका दूध सबसे बेटर होता है। तो वही हमको एक देसी गाय चाहिए। देसी गाय के लक्षण कितने हैं? देसी गाय के 21 लक्षण। 21 लक्षण में हम आपको 4-5 मुख्य बता दे रहे हैं, क्योंकि हम सब बताने लगेंगे तो समय बहुत बीतता जाएगा, शाम हो जाएगा। तो हमको जाना भी है जौनपुर। तो सबसे पहली बात, देसी गाय वही है जिसके पास खूब बड़ा सा डील हो, समझा, खूब बड़ी गरकम्बल हो, लर जिसको कहते हैं आगे वाले, जितनी बड़ी हो वो देसी गाय है। जिसके पास जितनी बड़ी बड़ी सींग हो वो देसी गाय है। जैसे इसके पास देखिए सब कुछ है ना, देखिए ये मान लीजिए इसके पास सींग नहीं है, ये ऐसे फोटो मांगे, लेकिन ये शुद्ध आपकी देसी गाय है। इसके पास डील है, इसके पास सींग है और इसके पास गरकम्बल, ठीक। और सबसे बड़ा लक्षण है कि भारत की जितनी गोवंश है, दूध 2 प्रकार का होता है। देखिए आप, दूध 2 प्रकार का होता है, A1 दूध, A2 दूध। अब A1 दूध जो है केवल जर्सी फ्रीजियन होल्स्टीन में पाया जाता है। A2 दूध केवल भारत की गोवंश में मिलता है। A1 दूध केवल जर्सी फ्रीजियन होल्स्टीन में पाया जाता है और A2 दूध केवल भारत गोवंश में मिलता है, जो अमृत तुल्य होता है। A1 दूध जो है हमेशा वो अनुसंधान में पाया गया है कि वो मानव के लिए वो नुकसान कर रहा है, स्वास्थ्य नहीं लेना चाहिए। जर्सी फ्रीजियन का दूध नहीं लेना चाहिए, न उसका गोबर किसी काम का है, न उसका गौमूत्र किसी काम का है, न उसका दूध किसी काम का है। आप भैंस का लीजिए, लेकिन कभी अगर है घर पे तो उसको हटा के दूसरी गाय लीजिए। सर इसको एक उदाहरण दिया गया है, सब इस जांच में पाया गया। तो इस तरीके से ये है। तो ये सब मैंने आपको लक्षण बता दिए कि अगर उसके पास डील है, लर है और सींग है तो वही देसी गाय है। तो एक और इसकी जो है, जैसे आजकल तो लोग सींग को जो है दबा देते हैं, नहीं दबा दिया। होता क्या है कि देखिए तीनों के मुख्य कारण, मुख्य कारण ये है कि ये जो डील होता है, ये जो डील होता है, इस पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य के नाड़ी का प्रभाव होता है, हो गया। तो
ब्रह्मांड से जितनी भी वैश्विक ऊर्जा मिलती है वो इस दिल के माध्यम से शरीर में आती है और शरीर के माध्यम से दूध में आती है, दूध के माध्यम से हमको मिलती है। अगर इसके पास सिंह नहीं है तो कहां से आएगी? ये सिंह से जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सिंह से आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो एक पिरामिड जैसे आपको कहीं भी खड़ा कर सकती है। लड़ से भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अभी अपनी इस देसी गाय को आप धूप में बांध दीजिए तो दिन भर चलेगी, गर्मी के दिन। और जर्सी फ्रिजियन को बांध दीजिए तो 8, 9, 10 बजे के बाद भाग चलेगी, क्योंकि हमारे माहौल की नहीं है, हमारे टेम्परेचर की नहीं हो, वो हमारे यहाँ की है ही नहीं, वो गाय है ही नहीं, गाय नहीं। आप समझिए, न उसका दूध किसी काम का, न उसका गोमूत्र किसी काम का, और न उसका गोबर किसी काम, क्योंकि इनका पाचन कभी भी सही नहीं होगा। ये गाय जब गोबर करती है तो आप देखे होंगे, जिसके पास गाय है, इस गाय के गोबर के ऊपर एक छिल्ली पड़ती है, परत। और जो जर्सी फ्रीजियन होल्स्टीन गाय है वो जब गोबर करती है तो हमेशा ढीला करती है, बदबू करता है। और इनके गाय की गोबर की पूजा होती, कहीं आप गौरी बन गई, गणेश बन गए, आपने घर में लिपाई कर दिया। एंटीबायोटिक, जितना एंटीबायोटिक इनके गोबर में होता है, जितने बैक्टीरिया इनके में होते हैं, आप इनको अगर गोबर लेके आप पूरे शरीर में लगा के नहाइए तो समझ लीजिए कि सारे कीटाणु भाग जाएंगे आपको। बहुत लोग नहाते हैं। हम बनारस में गए तो हमारे एक मित्र आए थे झांसी से, वो ट्रेनर थे, वो खूब सुबह लगा के नहाते। बहुत गुण है इनके गोबर में। पहले पुराने कच्चा मकान थे तो लोग क्या करते थे, दरवाजा से लेके, भीत से लेके, आंगन से लेके सब लिपाई करते थे, इसीलिए कि इनके गोबर में वो बैक्टीरिया होते हैं जो किसी को अंदर घर में नहीं घुसने देते। पत्थर लग गया। हाँ, पत्थर लग गया। ये क्वालिटी थी भैया हमारे देसी गाय, बहुत महत्व है। और ये सबसे जबरदस्त क्वालिटी है कि इनके 1 ग्राम गोबर में, अभी आपसे मैं बात कर रहा था, 1 ग्राम गोबर में कम से कम 300 से 500 करोड़, लिखिए, देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। और जर्सी फ्रीजियन में मात्र 50 से 60 लाख। अब अंतर आप देख लीजिए कितना बड़ा है, 500 करोड़ और 60 लाख। तो फ्रीजर में भी बताया था 50 से 60 लाख। कितना है अंतर सोच लियो, करोड़ में है। 500 करोड़, ये लाख में आ गया 60 लाख, 10 गुना। 10 गुना अंतर हो गया। इसीलिए इनका गोबर किसी काम का नहीं, इनका गोबर गंध आती है। आप जो इनका काम क्यों है, इनकी जो है अतड़ी कभी नहीं सही रहती। ये इनका काम है, आप इनको खिलाते रहिए, दिन भर खाती रहेंगी और गोबर करती रहेंगी, यही काम है। और बाबा चिल्लाती रहेंगी। इनकी आवाज भी कर्कश है। इनकी आवाज जब सुनिए किसी के दरवाजे या किसी के पास हो, एक ही बार में 3 बार बोलेगी वो, बोलती कि नहीं बोलती। और अपनी देसी गाय जो है उसका शब्द निकलता है माँ, तो बोलेगी तो कहेगी माँ, उसका बच्चा बोलता है माँ कहेगा। इनके पास ये चीज नहीं, क्योंकि ये गाय नहीं। तो आप लोग समझ गए देसी गाय कैसा रखना चाहिए, क्या इनकी विशेषता है, क्या जो है इनका फर्क है दूसरे गायों से। तो इन्हीं आधार पे पालेकर जी ने एक तकनीक निकाली जिसका नाम है ये सुभाष पालेकर, लिखिए, सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि 4 पहियों पे खड़ी है। 4 चीज बहुत ही जरूरी है, बिना उसके नहीं चल पाती। कार सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि 4 पहियों पे खड़ी है। पहला लिखिए बीजामृत, दूसरा घन जीवामृत, ये दूसरा जीवामृत, घन जीवामृत को, तीसरा आच्छादन, मल्चिंग, चौथा
आप लिखिए बीजामृत। जिसे कहते हैं बीज शोधन ना। तो हम क्या करते हैं कि अपना बीज अपने से शोधित करते हैं। और नमस्कार, और सबसे पहले बड़ी बात ये आइए, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 घंटे। नमस्कार, आप लोग भी बैठ के कुछ सुन लीजिएगा, सुनना चाहते हैं। अभी हम शुरू किए हैं, अभी गा का केवल लक्षण बताए हैं। तो बीजामृत, बीजामृत का मतलब बीज संस्कार होता है ना, कि बीज को हम उपचार करें। देखिए हमारी खेती में, इस खेती में हमारी आय कैसे ज्यादा हो रही है। एक तो बीज हमारा रहता है, बीज चलता रहता है, बीज हम नहीं बदलेंगे। और जो खाद हम बनाते हैं गाय से, वो भी खाद हमारी रहती है। बीज हमारा, खाद हमारी, कीट नियंत्रण भी हमारा रहता है। और हमारा जो है प्रोडक्ट कैसे बिकता है, दूने में 1.5 गुना ऊपर, 2 से 2.5 गुना सर। हाँ, जैसे मेरा चावल जो है 100 रुपया किलो बहुत आराम से बिक जाता है बनारस में। केवल एक बिल्डिंग में 5-6 लोगों को तक अट रहा है। 50 रुपया किलो गेहूं बिक जाता है। जैसे मेरे पास इसमें 30 कुंटल बासमती पैदा हुई है इस प्लाट में, और 100 रुपया किलो चावल वो ऑलरेडी पहले से बिक गया। सब लोग ऑर्डर कर दिए, भैया 2 कुंटल हमको चाहिए, पैसा भेज दे, पैसा भेज दे। हम मना कर रहे हैं। आप रासायनिक खेती करते हो तो बीच वाले उसका जो है MRP लगाते हैं। जो बनिया है वो आएगा, हम 1200 रुपए के लेंगे। जैसे इसमें धान 1200, 1250 कितने के ले रहे हैं। रेट उसका MRP सरकार ने लगाया 1900 कुछ रुपए का। लेकिन हम प्राकृतिक के साथ अपना रेट लगाते हैं, नहीं देता आपको। जैसे मेरा चावल पिछले साल एक आदमी लखनऊ का, तो कहा टोटल दे दीजिए 80 रुपए किलो में। मैंने कहा आपको नहीं देता, नहीं दिया, और 100 रुपए किलो चावल। क्योंकि जो हम पैदा कर रहे हैं वो जहर मुक्त है, वो किसी के पास नहीं। आप जहर मुक्त जब प्रोडक्ट खाओगे तो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, कोई आपको दवा नहीं होगी। और देसी गाय जिस दिन आपके घर में आ जाएगी, उसी दिन से आपके घर में खुशहाली आने लगती है, और उसी दिन से कोई भी बीमारी घर में आना बंद कर देती है। अगर देसी गौ माता का आप सेवा करें, उनको सुबह शाम पहली रोटी खिलाएं, और उनसे प्यार से आप मिलें, आपका परिवार जो है हमेशा खुशहाल रहेगा। तो लिखिए 100 किलो बीज के लिए, बीजामृत लिखा आपने, लिखिए 100 किलो बीज के लिए। बीज आप आगे पीछे जितना घटाना हो घटा बढ़ा सकते हैं। ये मैं 100 किलो को लिखा रहा हूँ। आपको 50 किलो बनाना है तो इसका आधा कर लीजिए, 25 बनाना है तो आधा कर लीजिए। सब्जी आपको बीजामृत से शोधित करना, थोड़ा सा बना लीजिए। ये आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि किसान वैज्ञानिक होता है, और वैज्ञानिक जो है वो कुछ नहीं बता सकता। जैसे मैं जो आपको ये तकनीक बता रहा हूँ, ये कहीं पाठ्यक्रम में लिखा ही नहीं। जो मैंने ट्रेनिंग 7 साल में लिया है, वो किसी पाठ्यक्रम में नहीं लिखा है, ना कोई बता सकता है। वो हमारे गुरु जी ही प्रशिक्षित किए हैं। इस समय 50 लाख किसान पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं, और वही बता सकता है। हम लोग 7 दिन तक सुबह 8 बजे से बैठते हैं। जब इनकी ट्रेनिंग होती है शिविर वाली, 7 दिन होती है, 6 दिन होती है, 6 दिन में पूरा होता है। अब सोच लीजिए हम आपको 2 घंटे में कहाँ से बता पाएंगे। और जब बताते हैं तो एक चीज बताते हैं, एक पॉइंट में दिन भर लगता है। तो सुबह 8 बजे से हम लोग बैठते हैं नाश्ता करने के बाद, और बीच में 1 बजे छुट्टी वो देते हैं, फिर 2 बजे से बैठते हैं 8 बजे रात तक। और कोई किसान वहां से हिलता नहीं। इतनी अच्छी चीजें बताते हैं, इतना बढ़िया बताते हैं, इतना सरलता से बताते हैं। तो लिखिए 100 किलो बीज के लिए 20 लीटर पानी, और 5 किलो देसी गाय का गोबर, 5 लीटर गोमूत्र। लीटर गोमूत्र, 50 ग्राम चूना, खाने वाला चूना, और 1 मुट्ठी मिट्टी जीवांश युक्त, जो आप बीजामृत में डालें। जीवामृत में इसमें क्या नाम है कि जीवामृत डालने के लिए जो जीवांश जीवांश, आप इसको छाया में बाएं से दाएं 2-3 बार दिन भर में घुमा दीजिए, 1-1 मिनट, समझ गया। और उसके बाद 24 घंटे बाद
इसको आप बीज ऐसे जैसे है साहब, यहाँ आप बिछा दीजिए 100 किलो और उसी पे इसको छिड़क दीजिए। थोड़ा गोल मोटा रहेगा ये, आप इसको छिड़क दीजिए। छिड़क के नहीं मिलता तो हाथ से इसको मिला दीजिए और मिलाने के बाद आप उसकी बुआई करें। ठीक, ये तो हो गया आपका बीजामृत। तो आप लिखिए जीवामृत। सब इसी के ऊपर सब एक दो बीज कर दिया हाँ, गया। ये 100 किलो बीज में आप इसको मिला देना। पूरा हाथ से तो हाँ, एकदम मिला दीजिए तो मिल जाए। तो कोई भी रोग आपकी फसल में नहीं लगेगा। जो भी फंगस है या जो भी आपकी बीमारी लगती है वो नहीं लगेगा। हमारी इसी देसी गाय की गोबर गोबर देखिए जीवामृत। इसका प्रोसेस जैसे तुरंत बना रहे तुरंत कर सकते हैं। 24 घंटे मैंने आपको लिख लीजिए, ये 24 घंटे के बाद ही प्रयोग होगा, तब तैयार होगा 24 घंटे में। आप लिखिए जीवामृत। अब देखिए, एक देसी गाय से 30 एकड़ खेती, ये लिखा है ना, एक देसी गाय से 30 एकड़ खेती मतलब लगभग 50 बीघा। ये संभव है और हम कर रहे हैं। देख लीजिए हमारा, जैसे ये जो ड्रम में जीवामृत बना है वो 10 किलो गोबर का ही बना है। हमको मात्र 10 किलो गोबर ही चाहिए। एक देसी गाय एक दिन में 10 से 11-12 किलो गोबर देती है और 4-5 लीटर गोमूत्र देती है। तो गोमूत्र को आप इकट्ठा करते जाइए, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। गोमूत्र कैसे इकट्ठा करना है उसको भी जान लीजिए। एक तो ये सिस्टम हमारा आप अपने नजर के सामने देख रहे हैं कि आप थोड़ा ढलान दे दीजिए, नाली दे दीजिए, गड्ढा बना दीजिए, गोमूत्र आपका इकट्ठा हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि जब आपका दूध गाय जब बच्चे को जन्म देती है तो वो जब आप गाय को दूध लेने के लिए जाएंगे तो 2 बाल्टी लेके जाएंगे और जब 2 बाल्टी लेके जाए, जैसे बछड़ा आप छोड़ेंगे तैसे गाय सबसे पहले गोमूत्र देगी 1.5 से 2 लीटर, उसके बाद आपको दूध देगी। होता है कि नहीं? तीसरा है, जब आप गाय को धुलेंगे या उसके ऊपर पानी थोड़ा सा मार दीजिए तो तुरंत आपको गोमूत्र देगी। चौथा तरीका है, जब आप 4-5 बजे अपनी गौशाला में जाएंगे और जाने के बाद वहां पे जब आप की अपनी गौशाला में आपकी गाय आपको देखेगी तो वो खड़ी होगी कि हमारा मालिक आ गया, हमको चारा मिलेगा। तो सबसे पहले वो गोमूत्र देती है, उसके बाद गोबर देती है। होता है कि नहीं? 4-5 दिन बनारस रहे ना, जगह जगह खाना होता था, जगह जगह नहाना होता था, सोना होता था, और ये सारी चीज खराब हो गई। तो ये कहाँ तक लिखे हो? हाँ, लिखिए 10 किलो गाय का गोबर। तो हम एक ही दिन के गोबर से हमारे 1 एकड़ की खाद बनी। आप लोगों ने देखा हो, 1 एकड़ की खाद है। अब वो 1 एकड़ की खाद हमको 1 दिन में बन गई। तो हम रोज बनावे 1 एकड़ की, 40-50 एकड़ हम कर सकते हैं। रोज बनाइए 1 एकड़ की अगर आपको जरूरत है। अब जैसे मैंने यहाँ क्यों पीछे 20,000 लीटर का टैंक बनवा लिया, एक ही दिन में हमारे पूरे प्लांट की सिंचाई उससे हो जाएगा। हम 1 दिन बना लेंगे। तो इस तरीके से आपका पैमाना जितना लंबा हो, जैसे आप व्यवस्था कर सकें उस हिसाब से आप कम बेसी बना लीजिए। तो लिखिए 10 किलो गोबर, देसी गाय का गोबर 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 से 1.5 किलो किसी भी दाल का बेसन, 1.5 किलो 2 किलो, 1 से 1.5 किलो लिखिए, और 1 से 1.5 किलो गुड़, 1 मुट्ठी मिट्टी, 200 लीटर पानी। अब इसको तो प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि बाएं से दाएं घुमाना है, कैसे कैसे डाल देना है। इन सबको डाल के छाए में आप बाएं से दाएं घुमा दीजिए, सुबह शाम 1-1 मिनट, 1.5 मिनट, और उसको चट वाले बोरे से ढक दीजिए। ठीक है, ये 3-4 दिन में तैयार हो जाता है। आप फिर सिंचाई करिए, पेड़ पौधों को दे रहे हैं, लगा रहे हैं, तो पेड़ पौधों को जो है आप थोड़ा थोड़ा दे दीजिए
कोई नया पेड़ लगा रहे हैं तो वहाँ से मिट्टी निकाल लीजिए। निकालने के बाद थोड़ा मिट्टी जो आधा मिट्टी जो निकली हुई है उस गड्ढे से उसमें थोड़ा घनजीवामृत मिला दीजिए। अभी घनजीवामृत कैसे बनता है उसको बताएंगे। और उसके बाद उसको उसी में गड्ढे में डाल के दबा दीजिए और उसमें 1 लीटर जीवामृत डाल दीजिए। कोई पेड़ लगा दीजिए, वो मरेगा नहीं, बहुत बढ़िया चलेगा। तो इसको प्रयोग करना है। जीवामृत आपने बना लिया, प्रयोग करना है। तो प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आप जहाँ से आपका बोर जाता है, तकनीक तो बहुत आगे गई है। जैसे मेरा जीवामृत तो इससे ड्रिप से जाएगा, ऐसे में भी फेंकवाता हूँ। जैसे पेड़ पे देना तो हमारा आदमी तो जाके डब्बे डब्बे देगा, उससे मैंने आपके सामने ऑर्डर किया है तो वो डब्बे डब्बे देगा। तो किसी सूरत से आपके प्लाट पे पहुँचना चाहिए। तो जैसे इसमें सबसे अच्छा ये होता है, जैसे हमारा बोर का पानी जा रहा है नाली का और हम गेहूँ की सिंचाई कर रहे हैं और या तो हमारी वो बड़ा पाइप आके यहाँ गिर रही है, तो वहीं पे हमारा जीवामृत गिरना चाहिए। तो वहीं पे हम इसको जो है टोटी लगा के छोड़ देते हैं और थोड़ा सा खोल देते हैं। उतना खोलते हैं कि 1 एकड़ में वो पहुंच जाए। अगर नहीं पहुंच पाता तो जैसे आपने सिंचाई कर लिया और करने के बाद एक बाल्टी में लीजिए और चारों तरफ फेंक दीजिए। ये देसी तरीका है। समझ में आ गया? सर एक चीज आपने पहले बात फील्ड में बताई थी। हाँ? ये चीज आपने फील्ड में बताई थी घूमते समय। कल सर हम 5-6 बिस्सा टमाटर लगाए हैं। हाँ। और ये जीवामृत हमने बनाया है। हाँ। तो क्या उसमें हम आधा दे सकते हैं? वो दिक्कत नहीं है, वो नुकसान नहीं करेगा। हाँ, ये तो समझ लीजिए कि सब फंगिसाइड है और सारे तत्व उसमें भरे हुए हैं। आपके पौधे को तुरंत देना शुरू कर देगा, वो और बढ़िया चलेगा। ऐसा हम करते हैं, जैसे हमारा जो बैगन का पौधा लगेगा उस पर जीवामृत ही दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा जीवामृत दिया जाएगा, जीवामृत दे के उसको लगा दिया जाएगा, थोड़ा सा जीवामृत डाल दिया जाएगा, बस लग जाएगा। ऐसा हम कर रहे हैं कई साल से। क्या लिखा आपने? प्रयोग। जैसे आपने जीवामृत बना लिया तो फसल में आपको 4 बार प्रयोग करना है। कोई भी फसल पेड़ पौधे को 4 बार से कम नहीं होना चाहिए। और जैसे आम का पेड़ है आपका तो उसमें महीने में 1 बार होना जरूरी है। इसको आप प्रयोग करेंगे। जैसे आम का आपका बड़ा है या किसी के पेड़, कोई भी पेड़ बड़ा है, एक बार हमको आप घर पे बताए थे कि उसकी छाया जहाँ तक जाता है वो तरीका होता है। कभी भी उसके तने पे नहीं देना चाहिए, न पानी देना चाहिए। और न, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि तुलसी माता को नीम में लोग देवता मानते तो वहाँ नहीं देना चाहिए, देना चाहिए वहाँ पे। लेकिन पेड़ पौधों में ये तरीका, कोई भी पेड़ पौधा हो, आप दोपहर को वहाँ खड़े हो जाइए, उसकी छतरी जितनी छाया जितनी पड़ती है खड़े हो जाइए, और चाहे आम का पेड़ उतना दूर पड़ रहा है चाहे जहाँ पड़ रहा है, आप उसके 1 से 1 फुट आगे निशान गोलाई में लगा दीजिए। और लगाने के बाद 1 फुट नीचे जो है आप नाली खोदिए, उसमें जीवामृत और पानी का दीजिए, घन जीवामृत दीजिए, आच्छादन दे दीजिए। ये सारा चीज वहाँ होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से जैसे ये पेड़ है तो यहाँ से जब कोई शोर निकलेगी तो ऐसे तने से निकलती है, मोटा होकर निकलती है। फिर उसमें से 2M जड़ें जान निकलती है, फिर 2M जड़ों के बाद 3M जड़ें निकलती है। तो 3M जड़ें जाके ऐसे हो जाती है और छतरी छाया डाक जाती है। तो जब आप यहाँ से आप नाली बनाएंगे तो ये जड़ जब उसके पास रहेगी तो वहां से ये नमी खींच लेगी। अब यहाँ तने पे देते जाइए, यहाँ पर कहाँ से खींचेगी? तो जैसे लोग बहुत बाग लगाए हैं तो बीज से नाली दे देना चाहिए। अभी हमारे एक मित्र हैं जौनपुर के, हमको बुलाया था उन्होंने आंवले की 10 बीघे की बाग लगाई है, बहुत अच्छा आंवला फलता है उनका। तो जगह उन्होंने दिया 20-20 फुट का, तो 20 फुट का जगह दिया तो कहा भैया इसमें क्या होगा, तो 20 से मैंने नाली दिया, हर आंवले के 20 से नाली दिया, तो सबको मिल जाएगा। और पौधा कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे जो पौधा हो, उनको आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मतलब टकराना नहीं चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए। कोई भी पौधा आपस में टकराएगा तो वहीं उसका फल कम हो जाएगा, क्योंकि सारी ताकत, सारी एनर्जी जो है वो टकराने में लगाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ 2 पटीदारों के बीच झगड़ा हो जाए तो सब पैसा जो है मुकदमे में जाता है और दवाई में जाता है, सब टूट गया। वही चीज पेड़ पौधों में, वो आपस में संघर्ष करेंगे, लड़ते रहेंगे तो उनका फल नहीं आएगा। सारी व्यवस्था वो यही लड़ने में लगाएंगे।
इसलिए इतनी जगह उनको चाहिए कि वो किसी से न टकराए। ठीक, क्या लिखा रहे थे आपको? आम भी महीने में हाँ, ये इसका प्रयोग 4 बार ना। इन्होंने का प्रयोग वो जैसे आप केवल 4 बार। 21 दिन में आप सिंचाई करते हैं किसी भी फसल, या जब सिंचाई करते हैं, सिंचाई के 4-5 दिन बाद जो है जब उसमें हलने लायक होता है, तो आप पहली सिंचाई में चाहे गेहूं हो चाहे धान में 10 लीटर 8 से 10 लीटर जीवामृत, 100 लीटर 200 लीटर पानी 1 एकड़ में, 8 से 10 लीटर जीवामृत, आप लिख लीजिए नहीं तो दिमाग में कर जाएगा। 1 एकड़ में सर 1 एकड़ में 8 से 10 लीटर जीवामृत, 200 लीटर पानी। दूसरा स्प्रे 15 लीटर जीवामृत, 200 लीटर पानी 1 एकड़ में, में कितना था? 15 लीटर। पानी दो तो तीसरा स्प्रे 20 लीटर जीवामृत, 200 लीटर पानी 1 एकड़ में। सर मात्रा अगर बढ़ जाए तो कोई नुकसान तो कोई नहीं नहीं, आप बढ़ा सकते हैं, कम से कम इतना होना कम चाहिए। से कम। हाँ, न आपका कोई जीवामृत नुकसान करेगा, चाहे ओवर घन जीवामृत अगर लिखाएंगे उसको फेंकवाइए, वो भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये रसायन नहीं है ना, ये रसायन नहीं है, ये एकदम जहर मुक्त है, जहर नहीं है। जहर क्या होता है? डाई यूरिया होती है। जैसे अभी आधी चम्मच, जैसे 1 बीघा में 2-3 बोरी डाई यूरिया मिला के सब पड़ रहा है इस समय हमारे क्षेत्र में पड़ रहा है, अब पता नहीं आपके क्षेत्र में पड़ रहा है, कम से कम 2 बोरी तो पड़ी जा रहा है। आधी चम्मच यूरिया कोई अपनी जबान पर रख ले तुरंत मर जाएगा, वो धरती माता को दिया जा रहा है। ये भी कैंसर से पीड़ित हो गई है, इसलिए इनकी फसल जो भी उत्पादन आ रहा है वो सब में रोग लग रहे हैं, सब में रोग लग रहे हैं। कोई भी फसल जो है संपूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ती, यही कारण है कि खुद इनको कैंसर हुआ है। तो आप आधी चम्मच यूरिया नहीं हजम कर सकते, तुरंत चले जाएंगे ऊपर, और आधा चम्मच जो है डीएपी नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा कैंसर डीएपी में हो रहा है, क्योंकि पंजाब वाले बहुत ज्यादा डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं। कंपटीशन, हाँ? रासायनिक खेती में तो कंपटीशन है कि बदलियां और हम कहा हमारा 19 है। पंजाब में सर एक जो बीमारियां बता रहे हैं, हम गए थे बात, तो वो एक ट्रेन चलती वहाँ से दिल्ली की, और बठिंडा से बीकानेर एक कैंसर ट्रेन चलती, केवल कैंसर के मरीज जाते हैं। कोई पंजाब में ऐसा घर नहीं है कि जिसमें 2-4 कैंसर मरीज न हो। क्यों? कि सबसे ज्यादा रसायन का प्रयोग वही हुआ। वो लोग, मैं शिविर ले रहा था यहाँ पे भरतपुर में गया था राजस्थान में, तो एक मित्र हमारा आया था वहाँ से पंजाब से, तो मैंने उससे पूछा कि भैया आलू खेती करता है, मैंने कहा कि आपके यहाँ कितना पड़ता है रासायनिक? उसने कहा कि 1 बीघे में 20 बोरी डीएपी, 20 बोरी 20 बोरी डीएपी। मतलब 10 और वही डीएपी जो चाहे मेरठ हो चाहे पंजाब हो चाहे जहाँ कोई, सारा मेरठ वगैरह में यही हालत है। वही पश्चिम का आलू हमारे उत्तर प्रदेश इधर आ रहा है, पूर्वांचल में वही आलू सब लोग खा रहे हैं। वही आलू सर खा रहे हैं। हाँ, आप देखेंगे तो कम से कम हजारों ट्रक तो डेली आ ही रही है इस साइड में, क्योंकि प्रोडक्शन वहीं पे है, वही कानपुर, फरुखाबाद और मेरठ। ये कहानी है। ये जो स्प्रे होता है, ये पेस्टिसाइड, ये अगर आपकी जबान से थोड़ा सा टच हो जाए तो तुरंत खत्म हो जाएगा। और वो उसको आप जमीन पे मार रहे हैं, घास जलाने के लिए मार रहे हैं, और कीड़े मकोड़ों के लिए मार रहे हैं। हमसे आपसे ज्यादा बुद्धिमान तो वो कीट है। आपने मेरी भिंडी की देखा, कई ठिकाने दिखाई पड़ रही, नहीं मारता, क्योंकि हम जो खेती करते हैं, आपसे पहले बताया, ये ईश्वरीय खेती है, आध्यात्मिक खेती है। हमारी इस खेती में, प्राकृतिक खेती में ज्ञान विज्ञान
सत्य, अहिंसा और धर्म लिखिए पॉलिसी लीजिए। हमारी इस खेती में ज्ञान, विज्ञान, सत्य, अहिंसा और धर्म सारी चीजें आप देखेंगे। हम अपने, आप देख लीजिए भिंडी सब फरी हुई है, कोई भी पेस्टिसाइड इस पे नहीं पड़ा, जबकि 10 पॉडी अर्क हम वहां बना के रखे हैं, लेकिन नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? प्राकृतिक खेती करने वाला इतना विचार का ऊंचा हो जाता है जब शुरू करता है कि वो किसी को भी, जैसे हम कीट नियंत्रक बनाए, हम कीटनाशक नहीं बनाए। मेरी आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि मैं हम कीट नियंत्रण बोल रहा हूँ, कीटनाशक नहीं बोल रहा हूँ कि कीट का नाश हो जाएगा। उसको हम नियंत्रण करते हैं, नियंत्रक बनाए हैं, नहीं मारे। क्योंकि मेरे दिल में है ये बात कि चलो अगर ये 5% ये खा रहे हैं, ये भी तो हमारी समाज किसान के सहारे हैं, खाने दे, हमारे नसीब में जो होगा मिलेगा। फिर भी बहुत होता है, 30, 35, 40 कुंटल टमाटर फट जाता है, जो टमाटर आप लोग देख रहे हैं बिकता है। और बैगन फट जाता है। भिंडी पिछले साल बहुत बिकी, करेली बहुत बिकी, इस साल तो पिछले साल तो बैगन यहाँ पर बहुत नुकसान भी हो गया था। बहुत नुकसान हुआ। 3-3, 4-4 कुंटल बैगन फेंकवा रहे थे। जब सब्जी जब फलने लगती है, मैं भाई कभी नहीं किया था, लेकिन मुझे ये अनुभव हुआ, जब बैगन बहुत निकलने लगा तो 3 रुपए किलो बिकने लगा, और निकलता तो 4 कुंटल, 3 कुंटल। वही हाल टमाटर की, यहाँ 17 रुपए जाते थे, 1 कुंटल हो जाता था, इतना फल रहा था, 3 रुपया किलो बिक रहा था। अब भी तो 900 रुपये टमाटर बिक रहा था। मेरा क्या ले रहा था बताइए? हमको तोड़वा के केवल यहीं पे रख देना तो उठा लेना 3 रुपए में। बहुत डाउन जब रेट हुआ, तब भी तो मुझे 900 रुपये मिल रहा था। 900 रुपये कम होता है क्या बताइए? कई 1000 रुपये दिया, मेरी मिर्ची ने दिया, लगाया, और सब कुछ लग रहा है, इतने दिन में सब लगा है। आप देख रहे हैं, आपके चलने के लिए भी व्यवस्था है, ऊपर सब्जियों के लिए व्यवस्था है, और बेड पर सारी चीजें लगी हुई। तो ये है साह फसल, एक दूसरे को बंटवारा करते हैं, ये प्रकृति का नियम है। हम साह फसल क्यों देते हैं? एक दल के साथ 2 दल क्यों देते हैं? कि 2 दल में नाइट्रोजन ऊपर से हवा से 76.6% जो है नाइट्रोजन हवा में है। हम जब 2 दल लगाते हैं तो वो 2 दल जो है उसके नीचे सोल में गांठ होती है, और वो ऊपर से नाइट्रोजन लेने के बाद वो एक दूसरे को बंटवारा नीचे करती है। कोई झगड़ा नहीं। अगर आपको नाइट्रोजन कम है, पोटास कम है, बगल वाली फसल दे देगी, उस इनके पास जो कम है वो वाली दे देगी। ये प्रकृति का नियम है, शायद फसल है, इसीलिए सारी फसलें जो है एक साथ हो जाती है, बहुत फसली। कहाँ तक लिखे हो? हाँ? ज्ञान, विज्ञान, सत्य, अहिंसा और धर्म। ये तो लिख ही लिया। वो उसमें जीवामृत तो जितना छिड़काव करना बता दिया आपको। लिखिए आखिरी छिड़काव, एक छिड़काव और होता है इसमें, आप कम से कम 4 छिड़काव होना चाहिए। ये सब फिल्टर करके हो जाएगा। जैसे ये हमारा बना है ना, इसको हम कपड़े से छान लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चौथा छिड़काव में 5 लीटर जीवामृत और 5 लीटर खट्टी छाछ, मंठा, मठास, हाँ मठा, मंठा, इसको मिला के 100 लीटर पानी में 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। बहुत बढ़िया दाना चमकीला आएगा, स्वस्थ आएगा। हाँ? मट्ठा से जो मठास बनता है। हाँ मठास आप लोग भाई ये समूह वाले सब जानते हैं, सब पढ़ाते हैं। केवल हमारे यहाँ बिना मतलब ट्रेनिंग ले रहे, सब आता है। हमारी तो मैंने तो कम से कम 500 दीदियों को ट्रेन किया। जी जी सर। आपके आने से हमारे यहाँ ये प्रभाव ये पड़ा है कि जो भी 7-8 दीदी आपके साथ थी, हाँ, सभी लोग प्राकृतिक खेती पर ध्यान दें। सब उनको समझाया विधिवत में कि आप पैसा जो आपके घर आएगा वो बाहर से, या आप जो बाहर निकल के ये नारी शक्ति का प्रमाण दे रही हैं, आगे काम कर रही हैं, तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका पैसा दवा में न जाए। जब आप प्राकृतिक भोजन अपनी रसोई में बनाएंगी, वो थाली में जाएगा परिवार में, तो वहां पे दवा नहीं होगी आपके परिवार में, रोग मुक्त परिवार आपका होगा। क्योंकि आप जहर खाते ही नहीं, आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। कोरोना क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। जब आप होता क्या, जैसे जो वैक्सीन लगी है, किसकी लगी है? ये आपके अंदर इम्यूनिटी पावर
रासायनिक खाएंगे तो होता क्या है, इसमें जब आप रासायनिक चीजें खाते हैं तो आपके अंदर की सेल कमजोर करता है। जो भी आप रसायन खाते हैं, एक होता है गुड बैक्टीरिया, एक होता है बैड बैक्टीरिया। तो ये बैड बैक्टीरिया आपके सेल के अंदर जाके आपके सेल को कमजोर करता है। जब कमजोर करता है तो वहां पे आपको कोई नई बीमारी शुरू होती है, पैदा होती है। और जब आप देसी गाय पालते हैं, देसी गाय का दूध, मट्ठा, घी और ये सारी चीजें आप लेते हैं, तो ये अपने में बहुत अमूल्य चीज है दूध। ये प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर बढ़ाता है और उसी के गोबर और गोमूत्र से जब आप उत्पाद करते हैं खेती में, तो वो भी आपका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो ये शाकाहारी भोजन जो है अपने से देसी गाय से पैदा करना चाहिए और खाना चाहिए। मांस कभी नहीं खाना चाहिए। मानव के लिए देखिए, अब दिमाग में बातें आती जा रही है, भटकता जा रहा हूं दूसरी तरफ, और नहीं तो 2-3 पॉइंट लिखवाना भी लिखा देते हैं। मांस आदमी को क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि मानव मांसाहारी है ही नहीं। मानव जो है वो मांसाहारी नहीं है। मांस ईश्वर ने जब ये प्रकृति की संरचना किया तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों को भेजा, क्योंकि शाकाहारी प्राणी जब बढ़ेंगे तो कंट्रोल कैसे होंगे? तो मांसाहारी को भेजा उन्होंने, शेर को भेजा, बाघ को भेजा, चीता को भेजा और उसके बाद सियार को भेजा, सबको भेजते गए वो लोग कंट्रोल करने के लिए। तो मांसाहारी की हैबिट क्या है, उसकी पहचान क्या है? मांसाहारी कभी भी मांस को चबा के नहीं खाएगा, ऐसे खाता है, लिपता चला जाता है, घोटता चला जाता है, उसकी अतड़ी छोटी होती है। मांसाहारी जीव जो है कभी भी वो होठ से पानी नहीं पीता, वो जीभ से पीता है। चाहे कुत्ता हो, चाहे शेर हो, चाहे बाघ हो, चाहे जो भी आप देख लीजिए, शाकाहारी प्राणी हमेशा होठ से पानी पीता है, खाना को चबा के खाता है। आप बताइए, आप जबान से लपका के पानी पीते हैं कि होठ से पीते हैं? और मांसा आपको लेना चाहिए मांसाहारी की नहीं लेना चाहिए। और ये कभी भी आपकी अतड़ी में पसती नहीं, क्योंकि जो भी मानव निर्मित, मानव अपने मन से करता है जो काम, ईश्वर के विपरीत जो करता है वो कभी भी शरीर एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे मानव निर्मित जितने कारखाने हैं और जितनी भी रासायनिक खादें बनी है, कभी भी हमारी फसल एक्सेप्ट नहीं करती, उसका रिजल्ट उल्टा होता है। और आज इतना उल्टा रिजल्ट हुआ है कि सारा भारत जो है कोई ऐसा नहीं होगा जो बिना दवा के चल रहा है। तो हमको मांस नहीं खाना चाहिए। एक बात बताऊं आपको, जैसे मांसाहारी शेर है, आप उसको कहीं भी पड़ा हुआ पिंजड़े में रख दीजिए, आप उसके यहाँ घास फेंक दीजिए, खूब बढ़िया बढ़िया दूध ले जाकर फेंक दीजिए, खूब ज्यादा फेंक दीजिए, कभी नहीं खाएगा, मर जाएगा, लेकिन घास नहीं खा सकता वो, क्योंकि वो मांसाहारी है। इसकी प्रकृति है। जब आप उसको मांस देंगे तभी खाएगा वो। अमोघ बल होता है हाथी में, इतना इतना मोटा पेड़ जो है वो गिरा सकता है और गिरा देता है, लेकिन क्या खाता है? घास खाता है, वनस्पति जन आहार करता है। उसके सामने आप कुंटलों मांस रख दीजिए, हाथी कभी नहीं खाएगा। हमारी गाय माता कभी नहीं खाएगी, हाथी कभी नहीं खाएगा। अमोघ बल होता है केवल वनस्पति खाने से उसको। तो बताइए, मानव मांस खाना चाहिए? ये प्रमाण है, नहीं खाना चाहिए। चलिए देखिए, बहुत बातें हैं। क्या लिखा? सर ये 10 पार्टी आज का मटेरियल बता दीजिए। मेरे मैं जो कहता हूँ बताया ना, मेरे प्राकृतिक खेती में सत्य है और उसको मैं सिद्ध करके बताता हूँ। जो भी इन लोगों को बता रहा हूँ मैं यहाँ पैदा करता हूँ, उसको बताता हूँ। लेकिन सर जो मुर्गी पालन और सुअर पालन और मछली पालन को बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जोर तो सरकार कुछ पे दे रही। आप से मैंने बताया ना कि आप प्रकृति से, ईश्वर से जितना जुड़ते चले जाओगे,
जितना आप समझोगे उसको वो समझ में आएगा। लोग क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? कभी भी कोई ऐसा बिजनेस मत करिए जिसमें हत्या हो। समझ में आ गई? आखिरी बात बोल रहा हूँ, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे बकरी पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, आप किसी को प्यार से चारा 1 महीने खिलाते हैं, 6 महीने खिलाते हैं, फिर उसको भेज देते हैं काटने के लिए, उसका भोगी कौन होगा? आप तब जो भी कह रहे हैं। तो आपको अगर जीना है, प्रकृति के सहारे प्रकृति को समझना है, तो उसके अनुरूप, उसके संसाधन के अनुरूप, उसके संविधान से आपको चलना पड़ेगा, तब आप सुखी रह सकते हैं। आप जुड़ के तो देखिए कि प्रकृति क्या कहती है, हमको ऐसे ही करना। करने के लिए तो बहुत कुछ कर लिए लोग, 50-60 हरित क्रांति के बाद तो अपने मन से लोग ये खाद ले आए, कल कारखाने बढ़े, आज दशा क्या आप बताइए, कहाँ पे भारतवर्ष खड़ा है। आगे पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, आगे आपके बच्चे, अगली पीढ़ी के लिए आप ये जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। अगर रासायनिक पड़ रही है तो सब बंजर हो जाएगा। बंजर कैसे हो जाएगा? जैसे यूरिया पे लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन, आपने पढ़ा है? यूरिया पे लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन, 54% उसमें क्षार होता है, नमक, और 16:84 का रेशियो होता है इसमें फास्फेट में। तो ये 54% क्षार जो है हमेशा धरती माता के अंदर 2 कणों के बीच में जगह होती है। उस कण में, उस कण के भीतर ये नमक जाके कंक्रीट जैसा जाम कर रहा है, समझा? तो हो क्या रहा है कि पानी सोखने की क्षमता खत्म हो गई है। बाढ़ क्यों आ रही है इतनी ज्यादा? वो क्षमता खत्म हो रही है। और ये जो मशीनीकरण है, जो ट्रैक्टर चल रहे हैं इतने हैवी, भाई प्राकृतिक नियम तो ये है कि बैल से खेती किया जाए, और बहुत दिन दूर नहीं है, 7-8 साल के बाद सबके पास बैल होगा। ये जितने बछवा बची है सब इनकी कीमत बनेगी, क्योंकि जिस रफ्तार से ये रासायनिक खेती पीछे आ रही है पैदावार में, और लागत बढ़ रही है किसानों की, वो अपने आप आ जाएंगे। हम लोग आ रहे थे, हम रास्ते में सुना है वो बैंक से जुताई हो रही है सर। आगे रास्ते में बक्सपुर के आगे जो है हम लोग, एक किसान जुगाड़ बैल से कर रहा है, जुताई कर रहा है। वही हम लोग देखिए फिर आदमी पीछे आ रहा है। चलिए उसको हमको बुलाना है, अपने फार्म में इन्वाइट करेंगे। यहाँ पे जितने लोग बैल रखे हैं सबको हमको पुरस्कृत करना। आजमगढ़ बुलाऊंगा, जो हमारे कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें जो उनको सम्मान देंगे, और किसान जिनके पास बैल है उनको बुला रहे हैं, उनको सम्मान देंगे, क्योंकि वही सही कर रहे हैं। जीरो बजट तो उन्हीं का है जो बैल से खेती कर रहे हैं, बीज उनका है, धन जीवामृत जीवन खाद उनकी है, और रेट उनका दुगुना है। रेट दुगुना पा रहे हैं, सब कार्यक्रम अपने घर कर लेते हैं। और बाकी ये जो होता क्या आपसे बताया नहीं, जो कंक्रीट की तरह जम रही है वो दोनों कणों के बीच में, ये जो इतनी बड़ी बड़ी ये मशीनीकरण मशीन चल रही है, तो वो दाबती चली जा रही है उसको, तो एक लेयर बन रही है वहाँ। जब वो लेयर बन जा रही है तो उसमें जो है ये इसका जो है पानी का संश्लेषण नहीं हो रहा है अंदर, पानी नीचे नहीं जा रहा, ऊपर बह के समुद्र में चला जा रहा है, नदी नाले के माध्यम से भाग जा रहा है। संश्लेषण जहां होगा वो केवल प्राकृतिक खेती, सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में ही होता है। जब हम गोबर, ये बीजामृत और घन जीवामृत डालते हैं तो होता क्या है कि हमारे केचुओं को, भारतीय देसी केचुए जो हैं, उनको गोबर की महक बहुत जबरदस्त अच्छी लगती है। वो 10 फुट नीचे है, 15 फुट, आप कहीं पे गोबर रख दीजिए, आप सुबह उसको हटाइए, देखेंगे 2-3 छेद रहता है उसमें। वो केचुआ आते हैं, एटमॉस्फेयर उनका नहीं, वो फिर नीचे चले जाते हैं। तो जब हम इस पे देते हैं तो सब केचुए हो जाते हैं। जब केचुआ हो जाएंगे तो मैंने अभी कहा था कि सब प्रकृति करेगी, जुताई भी प्रकृति करेगी, तो ये केचुआ ही प्रकृति की है जो जुताई करते हैं। जिस खेत में केचुआ आ जाएंगे उसमें हल चलाने की जरूरत नहीं, इतने अनंत करोड़ों वो छेद कर देते हैं। केचुआ जिस छेद से नीचे जाता है उससे नहीं, उससे आता नहीं, दूसरे से आता है ऊपर बीट करता है,
फिर नीचे जाता है। पूरी खेत की जुताई आप केचुआ का थोड़ा सा इधर उधर करके आप उसकी साइड में पकड़ लें। तो केचुआ तभी आएगा जब आप जीवामृत घन जीवामृत डालेंगे, तब आएगा केचुआ। और जब केचुआ जो छेद बनाता है 10 फुट नीचे तक, उसमें होता क्या है, जब ऊपर निकलता है तो एक लेयर बनाता है वो छेद के नाली में। आप देखे होंगे, ये देखिएगा, अब तो खैर केचुआ दिखाई नहीं पड़ता, एक लेयर बनाता है। वो लेयर बंद नहीं होती, वो लेयर जब आप बरसात होती है तो उसी लेयर से पानी नीचे जाता है। जब नीचे जाता है तो हमारी धरती का पानी वाटर लेवल ऊपर आता है। हमारी खेती में सब कुछ है, वाटर लेवल ऊपर आएगा, जहाँ मुक्त उत्पाद होगा, प्रदूषण नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। चलिए लिखिए, अब आप लिखिए घन जीवामृत। जीवामृत तो हो गया, घन जीवामृत लिखिए। 1 कुंटल देसी गाय का गोबर ताजा। गोबर आप घन जीवामृत बनाने के लिए ताजा ही लेंगे। गोमूत्र मैंने बताया कैसे इकट्ठा किया जाता है। गोमूत्र की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं। 100, 200, 400, 500, 1000 साल पुराना गोमूत्र, जितना पुराना उतना अच्छा, गोबर जितना ताजा उतना अच्छा। ठीक है, गोमूत्र आप इकट्ठा करते जाइए, वो खराब नहीं होगा, एक्सपायरी डेट नहीं है उसकी। तो 100 किलो ताजा गोबर और 10 लीटर गोमूत्र, 1 से 1.5 किलो गुड़, 1 से 1.5 किलो बेसन, 1 हरी मिर्ची। बेसन कोई भी ले सकते हैं? नहीं, अगर आप इसका नहीं लेना है, दाल का, मटर का, चना का ही सबसे चना का सबसे बेटर रिजल्ट लाता है। जीवाश्म युक्त मिट्टी पीपल के या बरगद के पेड़ के नीचे से। अब गोबर का है, जो आप 1 कुंटल गोबर लिए हैं उसका बेड बना लेना। जैसे मैं बेड बना, आप देखे ना, इसका ये 3 ट्राली का बेड बना हुआ है, तो आपको थोड़ा इतने में बेड बन जाएगा। उस पर 10 लीटर गोमूत्र छिड़क दीजिए। फिर उसको आप इसमें बेसन बिना भुगे छिड़क सकते हैं, वो मिल जाता है। और गुड़ को आप पानी में तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद उसको छिड़क दीजिए। फिर 1 मुट्ठी मिट्टी उस पर छिड़क दीजिए, उसको खूब हलवत करके मिला दीजिए। और मिलाने के बाद चट वाले बोरे से, देखिए चट से मैं ढका हो ना, उसी बोरे से 48 घंटा ढक दीजिए। ठीक लीजिए, चट वाले बोरे से हलवा तरीके मिला के 48 घंटे ढक लीजिए। पानी मंगवाओ, पानी आ जाएगा। फैला के उसको करना है। 48 घंटे बाद डेली सुबह शाम आप एक बार उसको मिलाते रहिए, पतला हो जाए। हाँ, पतला मतलब महीन हो जाएगा, भुरभुरा। आप मुंगरी से मार दीजिए, महीन हो जाएगा। उसको महीन होना चाहिए, जितना महीन बना सके। 48 घंटे के बाद आप उसको डेली फावड़े से, हाथ से मिलाते रहिए। उसको महीन करना है, आप अपना चाहे जो दिमाग लगाइए। ये आपका बन गया, 7, 8, 10 दिन में, 12 दिन में बन जाता है। फिर आपने भूल से ले लीजिए 3-4 कुंटल, उसको धूप में सुखा दीजिए। धूल से, धूलगड्ढा से 3-4 कुंटल गोबर ले लीजिए, उसको सुखा दीजिए, पतला कर दीजिए। और उसमें 1 कुंटल इस घन जीवामृत को मिला के 1 एकड़ में मारिए। ये 3 कुंटल इसलिए भरवाया जाता है कि आपकी सम मात्रा में 1 एकड़ में पहुंच जाए, मिल के सम मात्रा में 1 घंटे पहुंच जाए। बुआई के समय चलना, हाँ? फसल तैयार होने पर सर इसका कुछ छिड़काव। 1 कुंटल जीवामृत मिलाकर। अच्छा जी, घन जी, वो बीज उसमें जीवामृत में आप लिख लीजिए ऊपर एक चीज बोल गया मैं। सर इसमें क्या है, 1 कुंटल जीवामृत घन जीवामृत मिलाकर। उसमें
उसी में मिला जो आपने 3 कुंटल सुखाया, 1 कुंटल उसमें मिला के जैसे आप सरसों बोते हैं तो यूरिया मिला देते हैं, तो आप 1 एकड़ में फेंकना 1 कुंटल में कम पड़ता है, तो आप 3 कुंटल और मिला देंगे तो पूरे खेत को बढ़िया पकाएगा ना। देखिए, आप जीवामृत में एक चीज मैं भूल गया हूँ, उसको लिख लीजिए कि 10 दिन के अंदर प्रयोग कर लेना है। जीवामृत ऊपर लिखाया हो ना, 10 दिन के अंदर प्रयोग कर लेना है। हाँ, वो खत्म होते जाता है। जैसे हमारा बनाने के बाद हमारा ये समझ लीजिए कि 9-10 दिन का हो गया, इसको अब थे नहीं बनने के बाद तैयार डालने के बाद ये बन गया आपका। प्रयोग कर लेना चाहिए। घन जीवामृत जैसे आप सुन लीजिए, कोई भी फसल लगा रहे हैं, जैसे आप गेहूं मटर चना बो रहे हैं, आखिरी जब जोताई आप करते हैं, रोटावेटर आखिरी चलता है, तो उसके पहले इसको छिड़क देना चाहिए। जैसे डाई डालते हैं, हाँ, जैसे डाई डालते हैं। DAP जैसे इस्तेमाल हाँ, जैसे डाई डाल छिड़क देना चाहिए। और आप पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ का मैंने बताया ये कैसे लगाना है। और दूसरी चीज कि आप इसको 1 साल रख सकते हैं, जैसे ये मैं बना लूंगा तो यहीं रखवा दूंगा, सालों पड़ा रहेगा। ये हमारा धान वाले भी काम करेगा। आपको हमेशा एडवांस काम करना है, आपका घन जीवामृत हमेशा तैयार रहना है। कोई हम पेड़ ले आए बाहर से, बाजार गए पेड़ लाए उसमें लगा दिए, या किसी पेड़ को हम दे दिए, देख रहे हैं कि अगर कम ये हरा भरा हो रहा तो दे दिए उसको। हमेशा इसको तैयार रखिए। जीवामृत आप समय समय पर तैयार करिए जब आपको जरूरत हो। तो ये चीजें हो गई। अब देखिए आच्छादन, पांडे जी वो चल रहा है कि हमारा कोई फोटो ले गया, चल रहा है। एक फोटो हमारा ले लीजिए ना यहाँ से, थोड़ा सा हमारे वाले से। हम आपका अलग चल ही रहा है कार्यक्रम, तो हमारे वाले से एक फोटो हमारा ले लीजिए। यहाँ आज का कार्यक्रम हमको पालेकर जी को भेजना है ना। समझ गए आप लोग? तो इसको 1 साल रख सकते हैं। अब आप लिखिए आच्छादन। आच्छादन का मतलब होता है मल्चिंग। लिखिए आच्छादन 3 प्रकार के होते हैं। आच्छादन 3 प्रकार के होते हैं। मल्चिंग, जैसे आजकल लोग प्लास्टिक की मल्चिंग लगाते हैं, तो कभी मत अपने आप खेत में लगाइए, उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। खेत की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। कि जिस विधि से वो लोग लगाते हैं, होता क्या है कि हर जितने भी जीव जंतु हैं या जितने भी छोटे छोटे हमारे सूक्ष्म जीवाणु, उन सबको प्राणवायु चाहिए जीने के लिए, सबको सूरज की रोशनी चाहिए जीने के लिए, नहीं तो नहीं रह सकता। हम 10 मिनट रह सकते क्या बिना हवा के? नहीं रह सकते। सबको ऑक्सीजन चाहिए, सबको सूरज की रोशनी चाहिए, तो वहाँ ये चीज नहीं मिल पाती, धीरे धीरे जमीनों खराब हो जाती है। देखिए आच्छादन 3 प्रकार होते हैं। देखिए मृदा आच्छादन, मृदा मतलब भूमि आच्छादन। और काष्ठ आच्छादन, दूसरा लिखिए काष्ठ आच्छादन। तीसरा लिखिए सजीव आच्छादन। अब इसको आप लोग समझ लीजिए। जैसे मृदा आच्छादन मैंने लिखवाया, जमीन जो हमारी है, ये जुताई करते समय धीरे से पलटनी चाहिए। ये कब काम होगा? जब बैल चलेंगे। जब आप आजकल ट्रैक्टर जो चल रहे हैं, सब लोग खेत में जाते भी नहीं, कहते वहां का जोत दीजिएगा जाके। अब चाहे वो जितना गहराई तक जोत दे, नीचे के ऊपर कर दे, ऊपर के नीचे, कोई मतलब कोई देखने वाला नहीं, पैदावार काहे नहीं कमजोर होगी। ये 4.5 इंच जो है मिट्टी, जो ऊपर जीवांश युक्त होती है, उर्वरा वाली होती है, वो अगर नीचे चली गई तो आपकी पैदावार ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इसलिए ये मृदा आच्छादन ये है कि आपको धीरे से जुताई करना है, कि वो जब हमारी मिट्टी जो धीरे से पलटे, वहां नीचे न जाए। ये हो गया आपका मृदा आच्छादन। काष्ठ आच्छादन क्या होता है कि जैसे आजकल पराली नहीं जलाना है, साल भर जितने भी हमारे फसल के अवशेष हैं, उनको हम एक कोने में इकट्ठा करते चले जाएं, और उन फसल अवशेषों को हम जैसे पुआल इकट्ठा किए थे, तो हमने बेड पे डलवा दिया सब,
आच्छादन जो है ये काष्ठ आच्छादन है। हमारी पुरानी फसल अवशेषों का आच्छादन को काष्ठ आच्छादन इसे कहते हैं। होता क्या है कि जब हम आच्छादन 4 इंच का देंगे, 4 इंच का कम से कम मोटाई में, तो वहां सूक्ष्म पर्यावरण का निर्माण होता है। जब सूक्ष्म पर्यावरण का निर्माण होगा तो वहां सूक्ष्म जीवाणु आएंगे। ये फायदा तो ये है, सूक्ष्म जीवाणु आएंगे, अपना वर्क करेंगे, वहां पे कछुआ आएंगे। इसलिए आएंगे कि उनको ये डर रहता है कि हमको, डर तो हर जीव को जीव से है, जैसे ऊपर दिखाई पड़े फट से कौवा आया लेकर चला गया। तो आप जब वहां पे ढक देंगे वहां फसल को, तो वहां पे आराम से नीचे अपना काम करते रहेंगे। तो ये होता है सूक्ष्म पर्यावरण। जैसे माँ अपने रसोई घर में खाना बना रही है, और बच्चा उसका जो है बरामदे में खेल रहा है, और जब बिल्ली आ जाती है तो बच्चा भागता है माँ के पास। जब माँ के पास जाता है और माँ उसे तुरंत जो है अपने गले से लगा लेती है, अपने सीने में रख लेती है, तब तक बच्चा महसूस नहीं, सुरक्षित नहीं महसूस करता। लेकिन जब माँ आंचल उसको दे देती है, माँ उसको जब अपने आंचल से ढक देती है, तो वही बच्चा एकदम सुख हो जाता है कि अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये सूक्ष्म पर्यावरण है। वो हमारे सूक्ष्म जीवाणु जो है अंदर यही है। जब उनको मल्चिंग दिया जाता है तो वो समझते हैं कि ऊपर से हमारा कुछ नहीं, नीचे अपना काम चालू, अपना काम कर रहे हैं, वो तो हमारे मित्र हैं, हमने आच्छादन दे दिया, वो हमारा काम शुरू कर दिया। ये सारी प्रकृति की व्यवस्था है। इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे तो क्या होगा, हमको फ्री में कैसे मिलेगा। आच्छादन के एक फायदा और, जैसे हमने मल्चिंग लगाया, एक बार हमने पानी दे दिया, फिर हमको पानी देने की जरूरत नहीं। और इससे आच्छादन से जो है हमारा 90% पानी की बचत होती है। कितना बचत होती है? 10% पानी से हम खेती करते हैं, 10% पानी से खेती करते हैं, 90% पानी की बचत होती है। वो कैसे होती है? हम इस साल तो हमारा प्रोग्राम लग गया जहाँ नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में अभी हम कल आए, वहाँ प्रचार प्रसार में 2500 लोग आए थे और बहुत बढ़िया कार्यक्रम चला वहाँ पे। वहाँ के किसान इतनी सेवा की हम लोगों की कि आपसे क्या बताएं। 4 बजे हम लोग 5-5, 6-6 आदमी के घर रह रहे थे। 5 स्टार होटल बुक था हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोगों ने ये कहा कि हम होटल में नहीं रहेंगे, हम एक किसान के घर रहेंगे। जब किसान के घर रहेंगे तो वहाँ के कम से कम गाँव वाले लोग बताते रहेंगे। और ये हम लोगों का ये निर्णय लेना बहुत अच्छा रहा। हम लोग जिस घर में थे, इतनी एक्टिव थी बहुएं वहाँ की, उनको धन्यवाद देता हूँ। 4 बजे, 4:30 बजे हम लोग गर्म पानी मिल जाता था, 5 बजे हम लोग को काढ़ा मिल जाता था, और 6 बजे चाय मिल जाती थी, और 7 से 9 तक हम लोग चौपाल लगा लेते थे बगल के गाँव में, या गौशाला में चले जाते थे, वहाँ देखते थे चौपाले रोज लगता था। 9 बजे जब वहाँ से लौटते थे तो खाना मिल जाता था, और 10 बजे हम लोग गाड़ी में बैठ के जहाँ हमारा दूसरी जगह ब्लॉक में था लगता तो वहाँ चले जाते थे। फिर वहीं से डायरेक्ट हम दूसरी जगह जाते थे, चौपाल लगाते थे। एक दिन में 3 गोष्ठ हम लोग करते थे। हर जगह खाना पीने की व्यवस्था थी, हर जगह नाश्ता पानी की व्यवस्था थी। लोग बहुत प्रेम से मिलते रहे, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा एक हफ्ते आप लोग आए, तो बड़ा प्रेम मिला भाई सेवापुरी वालों का। और वहाँ इतना तेजी से बढ़ रहा है ये कार्यक्रम प्राकृतिक कृषि। वहाँ 2 फायदे हैं देखिए। एक तो सेवापुरी ब्लॉक जो है शहर के नजदीक है, वहाँ सारे किसान सब्जी का खेती कर रहे हैं, और जो इस मॉडल में कर रहे हैं, जो टमाटर 50 रुपये बिकना चाहिए उनका 100 रुपये बिक रहा है। एक मॉडल किसान वहाँ का है, ओम प्रकाश फूलपुर का, ये फूलपुर जो है बगल फूलपुर का है, उसके यहाँ हम लोगों का प्रोग्राम लगा। वो पिछले साल ट्रेनिंग दिए तो भाई साहब 150 रुपया किलो गुड़ बिक रहा है, 150 रुपया किलो चावल बेच रहा है, और सब कुछ प्राकृतिक, सब कुछ बहुत बढ़िया दिखा है। सब कुछ देख सकते हैं आप अपने घर। जीवामृत बन रहा, जीवामृत की ड्रिप लगी हुई है, उसने शिमला मिर्च लगाया, उसने बैगन लगाया, उसने टमाटर लगाया है, और उसने लहसुन बोया है। लहसुन पे मल्चिंग किया, फिर उसको जैसे आजकल नहीं तो ये लगा दे रहे हैं, कुआ लगा देते हैं लहसुन। अब गुड़ाई करने की जरूरत नहीं, सिंचाई करने की जरूरत नहीं, एक बार सिंचाई कर दिया कंपनी, क्योंकि बहुत बढ़िया मिलता है। हाँ बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि 78.6%
जैसे हम कहें ना कि 10% पे काम करते हैं, 78.6% नमी जो है आसमान से वो आच्छादन ले लेता है नीचे। हम 10% में पानी कैसे काम चलाते हैं? मैं चैलेंज करता हूं कि ये खेती करने वाला अगर कोई 1 एकड़ खेत लेके आ जाए और 10% पानी, उस किसान को कम से कम में 3 लाख रुपया साल, लेकिन वहां साल में कभी भी पानी न लगता हो, लगता हो तो वहां से उतर जाता हो। 3 लाख रुपया उसको और उसके परिवार के लिए सब्जी, उसके परिवार के लिए पूर्ण रूप से फल और पूर्ण रूप से उसको अनाज, और 3 लाख रुपया बचत। ये मॉडल मैं जानता हूँ कैसे खड़ा होता है, और वो खड़ा करता हूँ। आप कोई भी बेरोजगार उसको करे, उसमें से निकालेगा, लेकिन उस तरीके से करना पड़ेगा जैसे हम बताएंगे। तो इसलिए वो लोग इस तरीके से भैया सेवापुरी वाले कमा रहे हैं। क्या लिखा रहा था आच्छादन में? तो आप तुम्हारे काष्ठ आच्छादन बता दिया। सजीव आच्छादन। आप सजीव आच्छादन ये होता है कि साफ फसल, जैसे हमने गेहूं की फसल लिया उसमें चना लगा दिया, और ये सरसों की फसल लिया उसमें चना लगा दिया, मतलब एक दल के साथ 2 दल का कॉम्बिनेशन, ये है साफ फसल का सह आच्छादन। जैसे जो आप लगाएंगे तो उसका तो पोषक तो नीचे से आदान प्रदान होता रहेगा, और जो चने का वो पत्तियां गिरेंगी वो बहुत ही फायदा करते हैं खेत के लिए, वो आच्छादन ये हो गया सह आच्छादन, ये सजीव आच्छादन, सह फसल जिसको कहते हैं, एक फसल का दूसरे फसल से। मृदा आच्छादन क्या होता है? हाँ? मृदा आच्छादन मृदा आच्छादन मतलब वही कि केवल भूमि माता को आराम से पलट देना, वो आच्छादन। हाँ। चलिए लिखिए वापसा। ये क्या है? वही बता रहे हैं भैया। वापसा का मतलब होता है कि जिस फसल को आप सिंचाई करते हैं वहां वापसा का निर्माण होना चाहिए। वापसा मतलब 50% हवा, 50% वाष्प। कभी भी फसल सिंचाई समझ लीजिए फसल की काल है। सिंचाई जो है वो फसल की काल है, उसको मार देती है। कभी भी सिंचाई ऐसी नहीं करना चाहिए कि फसल डूब जाए। आप लोग, हम लोग, मैं भी करता हूँ, फसल खूब स्नान करवाते हैं, कहीं ऊंचा है कहीं खाला तो इतना लग गया वहां, वो फसल अब गई काल से कि, क्योंकि होता क्या है कि जो 2 कणों के बीच की जगह है उसमें जो है हवा नहीं रह जाती, उसमें मिट्टी भर जाती है। जब मिट्टी भर जाएगी तो मैंने कहा कि किसी भी जड़ को, सूक्ष्म जीवाणु को हमेशा वाष्प और ये सब चाहिए, तो वापसा का निर्माण नहीं हो पाता। हमारे सिस्टम में होता क्या, जब बेड नाली पे करते हैं तो हम बेड पे कोई पौधा लगा दें, अभी पेड़ पे पौधा लगता है, नाली में पानी। नाली में पानी देंगे, और 50% का कैसे फायदा होगा? जैसे इस नाली में हमने पानी दिया, इस नाली में नहीं दिया, फिर इस नाली में पानी दिया, इस नाली में नहीं दिया, तो 50% की बचत होगी कि नहीं होगी? हो गई। फिर जिस नाली में हमने पानी नहीं दिया उस नाली में आच्छादन दिया, जिस नाली में हमने पानी नहीं दिया उसको काष्ठ आच्छादन से ढक दिया, तो 25% जो है ये हवा से पानी लेके नमी अवशोषित कर देता है। हाँ, अवशोषित करता है, और अगर पानी ज्यादा है तो उसको हवा में छोड़ता है। 2 क्वालिटी है आच्छादन की, तो 25% अवशोषित करता है। ये हो गया कितना? 75%। 15% जब ये आच्छादन देते हैं तो वहां ह्यूमस की निर्मित होती है। ये ह्यूमस अपना काम कर ले जाते हैं 15%, और 10% के पानी में ही हमारी पूरी फसल तैयार हो जाती है। ये है वापसा। समझ में आया? ऊपर से ऊपर निकल गया। हाँ? देखिए वापसा। दो पौधों के बीच तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस, नमी 65 से 72%, सर नमी
से 72%, यानी 50% हवा और 50% वाष्प, ये होना चाहिए। और भूमि के अंदर अंधेरा, जब हम आच्छादन देंगे तो अंधेरा बनेगा ना। और वहां पे जब हम पानी एक नाली में देंगे तो एक नाली से जब पानी देंगे तो वहां पे पानी हमको उतरने देना है, नाली के ऊपर नहीं। तो वो क्या करेगा कि इधर तक पानी चलाएगा, केवल नमी आएगी। जब नमी वहां पे मिलेगी तो ये जड़ें बहुत तेज भागती है। जिस भी फसल को केवल नमी मिलती है वो फसलों की जड़ें जो है बहुत तेज ग्रोथ करती हैं, वो पौधा हृष्ट पुष्ट होता है, पैदावार अच्छी होती है। और जिस फसल में हमने कुंभ स्नान करवा दिया उसमें क्या होता है कि वो नीचे जब हवा पानी वाष्प नहीं बनेगा तो वो जड़ें धीरे धीरे खत्म होती है। जब वो खत्म होती है तो फसल जो है पीली होती है। जब वो पीली होती है तो वही पैदावार आपकी घट जाती है। वो अपने लाइफ में संघर्ष करता है 15-20 दिन। तब आप क्या करते हैं कि आप 8 दिन के अंदर 2 बार यूरिया डालते हैं, 2 बार जहाँ उसमें 2 बार घर पिलाते हैं। चलो खड़े हो जाओ होगा। और आप अगर इस विधि से करेंगे तो इसमें पानी लगने का सवाल है, पैदावार उससे बेटर। लोग कहते हैं कि रासायनिक की पैदावार पहले साल दूसरे साल से कम होगी। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर मानक के हिसाब से मेरे हिसाब से कोई फसल मेरी कम नहीं होती। मानक के हिसाब से अगर कोई कर दे पहले ही साल रासायनिक फसल से ज्यादा, एक पैसे लागत नहीं है आपकी, एक गाय को चाहिए। ये हो गया आपसा वापसा। और अब आप लोग जो है एक कीटनाशक लिख लीजिए, उसके बाद हम समाप्त करते हैं। हम लोगों को भी जाना है। पांडे जी लेट तो नहीं हो रहा? उधर जो है हमने फोन कर दिया है सरोज दीदी को, और सरोज ने फोन कर दिया होगा संगीता दीदी को, और एक और जो मशरूम लगाई है नहीं सोनी नहीं, वो क्या नाम है उनका, सोनी दीदी भी तो मशरूम लगाती हैं। वो बात तुम्हारी है तो कुसुम। आप लोग इसकी ट्रेनिंग लीजिए, अपने घर पे लगाइए। छोटी छोटी मशीन आ रही, आप डेली बनाइए, आप मूर्ति बनाइए, आप अगरबत्ती बनाइए, आप जो है हवन की लकड़ी बनाइए गोबर से। एक गाय रखेंगे तो सारी चीजें कैसे बनती है आप आपके घर से मैं भी कहूँगा। आप चावल पैदा करिए, गेहूं पैदा करिए, गुड़ पैदा करिए, मैं भी कहूँगा, लेकिन ईमानदारी का काम होना चाहिए। मैं सर्वे करूंगा। मैं आज जा रहा हूँ, देखिए इसीलिए जा रहा हूँ, इनके घर तो आता जाता रहता हूँ, 2 बार चला गया हूँ। मैं सरोज दीदी के यहाँ नहीं गया हूँ, वो चिल्ला रही है 1 साल से, मैं ये करती हूँ वो करती, इतना चावल है। लेकिन हमको वो चीज़ दिखाई पड़नी चाहिए, क्योंकि ये मेरी साथ खुलने जा रही है। हमारे ये पांडे जी हैं, बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं, हमको मिल गए हैं ये, और ये बहुत ही स्तर पे काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ 5 दिन 6 दिन बनारस में रहे। पूरा बनारस वाले हमारी जो मंडली थी टेनर की, उसमें ये छाए रहे। ये थे एक ऊर्जावान व्यक्ति और थे हमारे यहाँ पे नहीं है, उनका भी नाम ले रहा हूँ, आशीष सिंह भदोही के थे, वो आए हुए थे। ये दोनों लोग आप समझ लीजिए बहुत तेज हैं, कंप्यूटर माइंड से भी तेज हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आशीष सिंह सर वही सब जिनका कृषि विद्यालय भी चलता है। एक 25-28 साल का लड़का है। आप कहाँ पे वाले सर? काले सर? ये हमारे आजमगढ़ भैया हीरापट्टी में है इनका। अच्छा हीरा। अब देखिए मेरी प्लानिंग क्या है आपको बता दूं। हीरापट्टी में इनकी मेन रोड पे दुकान है। मैं वहाँ पे अपनी शॉप डालना चाह रहा हूँ, पूर्ण प्राकृतिक कृषि, एक किसान परिवार की दुकान। ठीक, मेरे पास सर्टिफिकेट बन गई है, आवेदित है, लेकिन मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया है। 3 साल में वो मिलता है, खुल गई। और खुलने के बाद एक आदमी को रोजगार मिलेगा वहाँ। हम लोग तो टहलना ही काम है, हम 10 दिन से हम घूम रहे हैं, इधर के काम भी प्रभावित होता है। वहाँ खुल गई। खुलने के बाद वहाँ पे हम जो है, जैसे हमारा कोई किसान प्राकृतिक गन्ना पैदा किया, हम उसको वहाँ पे ले जाएंगे। एक दिन में 1 टाली से चला गया वहाँ चला गया। वहाँ पे हम एक प्राकृतिक गन्ने की जूस की दुकान, जब वहाँ रहेगा तो सब कुछ वहाँ मिलेगा। अब जो गन्ना हमारा यहाँ पे क्या नाम है कि एक गन्ने में अगर हमारी विधि से होगा, मैं जो जिस किसान के यहाँ गया था बनारस में,
12-12, 13-13 फुट गन्ने हैं हमारी विधि से जो कर रहा है, एक गन्ने में 4 गिलास जूस निकलेगा। शहर में बिकेगा कि नहीं बिकेगा वहाँ पे? और जो लोग जान जाएंगे कि प्राकृतिक जो है बिना जहर मुक्त ये रस है, सबसे पहले हमारा बिकेगा। तो हमारा एक गन्ना 40 रुपए की बिकेगा। आदमी एक रहेगा, हमको केवल वहाँ सब चीजें व्यवस्थित कर देना है कि ये गन्ने का जूस है। और उसके बाद जो है हमारा हम ये सोच रहे हैं कि जैसे हम सब्जी का भी काम वहाँ करना चाहते हैं, हम अपने किसानों को जोड़ देंगे, केवल आपको वहाँ पहुँचाना हो, पहुँचाइए, अपना पैसा लीजिए, चले जाइए, और 1.5 सवाई दाम में। बाकी तो हमारे पास वहाँ गुड़ अवेलेबल रहेगा, ये हमारा चावल अवेलेबल रहेगा, और हमारी जो है जैसे संगीता दीदी बनाती हैं, ये इसका हल्दी का पाउडर बनाती हैं, वो रहेगा हमारा। तो इस तरीके से मशरूम दीदी कर रही हैं, उनका रहेगा। तो आपने दिली बनाना शुरू कर दिया, आपने अगरबत्ती बनाना शुरू कर दिया, आपने चाहे जो प्रोडक्ट बना, ये सारे प्रोडक्ट हमारे एक फार्म पे वहाँ। तो मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ कि आप किसी सूरत से आजमगढ़ में सारी व्यवस्था हो जाए। तो ये सारी प्लानिंग हम लोगों की चल रही है। तो ये सब सामान वहाँ अवेलेबल होगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि पांडे जी बहुत ही होनहार हमारे मित्र मिल गए और बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं। तो लिखिए 10 पौड़ी यार, आखिरी में ये है, लिखवा देता हूँ। वो कीट नियंत्रक तो बहुत है, लेकिन ये काफ़ी है, आप बना लीजिए। 10 पौड़ी और 10 पत्तों की दवा, कीट नियंत्रक दवा। देखिए 200 लीटर पानी, 200 लीटर पानी लीजिएगा। 2 किलो देसी गाय का गोबर, 2 किलो सर। 10 लीटर गौमूत्र, 15 से 20 मिनट। क्या कर रहे हैं? वो ड्राई कर देंगे। 10 किलो नहीं, गाय का गोबर कितना मैंने बताया? 2 किलो। 2 केजी। और 10 लीटर गौमूत्र और 200 लीटर पानी आपने लिख लिया, ये हो गया। अब आप लिखिए आधा किलो हल्दी पाउडर, आधा किलो हल्दी पाउडर, और 1 किलो हरी मिर्च की चटनी, तीखी हरी मिर्च की चटनी, उसको खून लीजिएगा, वही चटनी हो गई। 1 किलो हरी मिर्च की चटनी, आधा किलो अदरक की चटनी, आधा किलो अदरक की चटनी, आधा किलो 1 किलो लहसुन की चटनी, देसी लहसुन की चटनी, 1 किलो देसी लहसुन की चटनी, 1 किलो तंबाकू पाउडर। तंबाकू पाउडर मतलब जो ये सुर्ती का बड़ी बड़ी आती है ना, वो पाउडर चाहिए, वो फूलपुर में आजमगढ़ में मिलती है। हाँ, तो पत्ते 1 किलो तंबाकू पाउडर, 10 ग्राम हींग, 10 ग्राम हींग। अब लिखिए 2 किलो नीम, धतूरा, सब 2 किलो चाहिए। धतूरा और रेड़, मदार, बेल, बेल
सीताफल, सर सीताफल तो ना हाँ तुलसी, तुलसी, इनमें से कोई 10, इनमें से कोई 10 10 12 13 हो ही गए। हाँ इनमें से कोई 10। अब ये सब सामान जो है 200 लीटर में आप पानी में डाल देना है, ठीक? तो सर इसको भी मिक्सर में कूट करके डालना है? नहीं नहीं, खड़े डालिए, बनाना है इसको। बनाना है और इसको आप 200 लीटर पानी में डाल दीजिए सारी चीजें, और डालने के बाद इसको जो है रोज एक बार घुमा दीजिए, वही सब घड़ी की क्योंकि जब आप पत्ती डालेंगे तो हमेशा ऊपर आता है। जैसे मैंने प्रयोग किया, अब करता हूँ, तो ये रात भर में ऊपर आ जाता है, तो इसको ठेल के नीचे कर दीजिए या घुमा दीजिए, तो ये 40 दिन में तैयार होगा। लिखिए 40 दिन में तैयार होगा। और सर इसका प्रयोग हम्म, प्रयोग तो करना वो किस तरह से? हम बता रहे हैं ना, अभी प्रयोग के बारे तो आगे है। 40 दिन में तैयार होगा। अब इसको छान के 6 महीने आप भंडारण कर सकते हैं, 1 साल तक कर सकते हैं। जैसे हम 6 महीनों तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मैंने जो प्रयोग किया है इसका वो बना हुआ है 10 महीने के डिब्बे में। 6 महीने तो बहुत बेटर काम किया, और 6 महीने के बाद अब प्रयोग कर रहा हूँ, तो अब देख रहा हूँ कि कैसे, लेकिन हमारे एक मित्र ने कहा कि प्रयोग काम कर रहा है, 1 साल तक काम कर रहा है, तो आप कर सकते हैं। कोई भी फसल के पहले बना लीजिए, बना के आप इसको छान करके रख दीजिए। आप कोई भी कीट लगता है आप नियंत्रित कर लीजिए। तो जैसे आप कोई फसल में आपको स्प्रे करना है, जैसे धान में, सब्जी में, तो आप उसमें से 1 लीटर ले लीजिए और एक डिब्बे में डाल दीजिए, 14 लीटर वाले, आप स्प्रे करिए। 1 लीटर में 4 बिस्सा 5 बिस्सा होता है। आप ये लीटर ये और 14 लीटर पानी, हाँ 14 लीटर पानी डालना होगा। 14 लीटर पानी आता 1 है। लीटर पानी को लेकर के 1 टंकी पानी के साथ मिलाना है। ये लाल घर करने लगा, खाओ दिला। अच्छा चलिए ठीक। गाय थोड़ा पानी देंगे। चूनी कई दिन चलिए तो उसका पानी है आज के दिन सवेरे खत्म हो गए, फिर मंगाए जा आज फिरोज के लाई देंगे। सर वो सजन का डंठल, हाँ सजन का डंठल इंजेक्शन लगाने के लिए, क्या सजन का डंठल सर ए दियालाल, पहले वो सजन के डंठल 5-6 तोड़ लेवा। कब? सजन का डंठल, यहाँ सजन का वो बीज रखा हो कि ना,